नमस्कार बंधुओं, आइए कुछ ज्योतिष की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली कैसे देखी जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुंडली खुद देखें, इसके लिए हम सरल शब्दों में ज्योतिष सिखाने की काम आज से शुरू कर रहे हैं। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। उन 12 घर में ही सारा मानव जीवन आधारित होता है। ज्योतिष में फलादेश के लिए वो 12 घर क्या क्या होते हैं, और उसके लिए प्रथम घर जो होता है केंद्र कहते हैं, उसको लगन कहते हैं। उस लगन से 12 घरों के लिए एंटी क्लॉक उल्टा करके हम घड़ी के विपरीत दिशा में काउंटिंग शुरू करते हैं। लगन मध्यम में होता है, जो चक्र होता है उसके मध्य में लगन होता है। लेफ्ट साइड में कोने में दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से घूमते हुए 12 घर होते हैं और ये घर फिक्स होते हैं। इन घरों में राशियां अलग अलग सबकी होती है कि जिसका जन्म मेष लगन में हुआ उसका मध्य में 1 होगा, जिसका वृषभ में होगा उसका 2 नंबर से स्टार्टिंग होगी, जिसका मिथुन लगन में जन्म हुआ उसका 3 नंबर से शुरू होगा, जिसका कर्क लगन में जन्म हुआ उसका 4 नंबर से शुरू होगा। और नंबरिंग आगे कंटिन्यूएशन में 12 लगातार 12 तक चलती रहेगी। 12 के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरह से फिर से घूम करके वापस लौटेंगे। तो इस तरह से कुंडली के 12 घर होते हैं। पहले घर से जो लगन हुआ करता है उससे व्यक्ति के जीवन के बारे में, पर्सनालिटी कैसी है, देखने में कैसा है लगता है व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा है, ये सारे का सारा प्रथम घर से देखते हैं, जिसको लगन कहते हैं। दूसरे घर से उस व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, कैसा परिवार है, धन दौलत कैसी है, वाणी उसकी कैसी है, कैसा खाता पीता है, चटपटा खाता है, बड़ा सात्विक भोजन करता है, तामसिक भोजन करता है, वाणी उसकी कठोर है, सौम्य है। ये दूसरे घर से सब परिवार, धन दौलत और वाणी इत्यादि का देखते हैं। हम तीसरे घर से जब पहुंचते हैं तो वहाँ व्यक्ति का पराक्रम कितना रहेगा, समाज में प्रतिष्ठा उसकी कैसी रहेगी, भाई बंधुओं से संबंध कैसे रहेंगे, मित्र वर्ग उसका कैसा रहेगा। तो ये तीसरे घर से ये देखने की चीजें हुआ करती है। चौथे घर में जब हम आते हैं, वो केंद्र में दूसरा केंद्र हुआ करता है। उस चौथे घर से हम व्यक्ति के सुख साधनों की स्थिति को देखते हैं। मानव अपने जीवन में कितना धनी होगा, संपत्ति से, माता उसकी कैसे होंगी, वाहन, घर इत्यादि का सुख उसको कैसे मिलेगा, ये चौथे घर से विचारणीय विषय हुआ करते हैं। पांचवें घर से संतान, एजुकेशन, बुद्धि, विद्या, ये सब पूर्व जन्म का अर्जित हुआ धन, प्रेम संबंध इत्यादि, ये सब पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव ये भी देखा जाता है कि पूर्व अर्जित धर्म कैसा हुआ करता है और व्यक्ति कितना पढ़ेगा, कैसी उसकी संतान होगी, ये सब पांचवें घर से देखते हैं। घूमते हुए लेफ्ट साइड में नीचे कोने में 6th हाउस होता है, छठा घर। उस घर से रोग, शत्रु इत्यादि के बारे में विचार किया जा सकता है। सप्तम घर बिल्कुल आपके लगन के ऑपोजिट में नीचे होगा। व्यक्ति के जन्म से लेकर के 7वें घर तक पहुंचते पहुंचते जीवन का आधा भाग उसका बीत गया, जो उसका ब्रह्मचर्य में और शिक्षा इत्यादि में अर्जित करते हुए वहां पहुंचा, तो उसका विवाह होता है सप्तम स्थान से। इसलिए पत्नी, कलत्र, स्त्री इत्यादि के बारे में देखते हैं। 8वें घर से आयु, क्योंकि विवाह के बाद एक बहुत ऋषि ने कितना बढ़िया संकेत दिया है कि विवाह में व्यक्ति इतना व्यस्त ना हो जाए भौतिक सुख साधनों में कि आगे उसकी आयु है। 8वें घर से विवाह के एकदम बाद अगला घर है आयु का। अरे प्राणी भोग में इतना लिप्त ना रहे कि अपनी आयु का क्षीण होने का भी डर रहेगा, इसलिए उसकी चिंता वहां आयु की बात की 8वें घर से। 9वां घर व्यक्ति का धर्म है, उसका भाग्य है, उसको कैसा उसका धर्मशीलता और भाग्य कैसे उसका रहेगा, ये 9वें घर से विचारणीय विषय है। 10वें घर में हम जब पहुंचते हैं तो ये चौथा केंद्र आता है। पहला केंद्र लगन था, दूसरा केंद्र चौथा घर आया, तीसरा केंद्र 7वां जिससे पत्नी का विचार हुआ, और 10वां घर जो है वो चौथा केंद्र आता है, उससे पिता के बारे में विचार करते हैं, राज्य पद के बारे में विचार करते हैं, राजकीय सुख उसको कैसे रहेगा, मान प्रतिष्ठा उसकी संसार में कैसी रहेगी, ये 10वें घर से देखते हैं। 11वां घर आय और व्यय का होता है। 11वां और 12वां घर इनकम कैसी रहेगी। उस इनकम के साथ साथ, क्योंकि ये शरीर का जब लगन हमने माना, तो 11वें घर से जब आय का विचार किया तो बड़े भाई बहन का घर भी 11वां हुआ करता है। जहाँ बड़ों का विचार 11वें से करते हैं, वहाँ छोटे भाई बहन का हमने तीसरे से आपको विचार किया था अभी थोड़ी देर में। 12वें घर से हम व्यय का खर्च कैसा रहेगा जीवन में,
अर्जित धन के बाद उसके व्यय किन संसाधनों में जाएगा, उसमें कैसे ग्रह बैठे हुए हैं। अगर अच्छे ग्रह है तो सात्विक चीजों पर, और खराब ग्रह है तो भौतिक सुखों पर या दुर्व्यसनों पर कैसे खर्च करेगा। ये सारे के सारे 12 घर से हम देख लें। इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं। जैसे जैसे आपको ज्योतिष आगे आएगा ऐसे ऐसे आप उस समस्त विषय को उन घरों से देख सकते हैं। वस्तुतः मित्रों, जब हम इन 12 घरों के 12 राशियों के बारे में विचार करते हैं तो राशि वहां अलग अलग आया करती है, घर ये फिक्स रहा करते हैं। इन घरों से जैसे हम सेकंड हाउस से वाणी के साथ साथ नेत्र का, 11वें से कान का, आंख का, गले का, ये सब, मस्तक का, ये 12वें घर से और लगन से हम विचार कर सकते हैं। ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार से हम शरीर के प्रत्येक अंग का विचार उन घरों से करते हैं। इसके अलावा इन 12 घरों की संज्ञा है और इन संज्ञाओं को जानना बहुत आवश्यक हुआ करता है। ये केंद्र, त्रिकोण, त्रिशलाय, त्रिकस्थान, उपचय स्थान, अपचय स्थान इत्यादि जातक ग्रंथों में इनकी संज्ञा बताई गई। आइए थोड़ा सा इनका हल्का सा विचार करें। केंद्र किसे कहते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 1 से लेकर के 12 तक हमने जब 12 घर जो स्थान फिक्स बताए, उन 12 घरों में 4 केंद्र हुआ करते हैं, 1, 4, 7 और 10। जो अंदर के चार्ट में घर हुआ करते हैं उनको केंद्र कहा करते हैं। और केंद्र के अगला जो एक एक घर आगे है, जैसे पहला केंद्र है लगन, तो लगन से जो दूसरा घर है वो पण पर है, तो दूसरा केंद्र है चौथा घर, उस चौथे घर से जो अगला घर है 5वां वो पण पर है। और 7वां घर तीसरा केंद्र है, तो उस 7वें घर से जो अगला घर है वो 8वां वो तीसरा फण पर है। और चौथा केंद्र दशम है, दशम से जो अगला घर है 11वां स्थान है वो चौथा फण पर है। तो 4 केंद्र है, 4 को फण पर कहा और 4 को आपोक्लिम कहा। आपोक्लिम तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, ये आपोक्लिम संज्ञा बताएगी इन 3 घरों की। 4 केंद्र के साथ 2 त्रिकोण हुआ करते हैं। वैसे जातक शास्त्र में 2 त्रिकोण की बात कही, जब हम पराशर के मत के अनुसार मानते हैं तो त्रिकोण 3 कहेंगे। आइए त्रिकोण पर थोड़ी चर्चा देखते हैं, कैसे करते हैं इसको। त्रिकोण कौन कौन से थे? वैसे तो लगन से ही ट्रायंगल बनता है। लगन से पहला ट्रायंगल जाकर के 5th पर पहुंचा, 5th से सीधी रेखा गई, 9 पर पहुंची, 9th पर पहुंची, 9th से खड़ी रेखा ऊपर लगन की तरफ गई, तो ट्रायंगल बन गया लगन 5th और 9th का। प्रथम घर का, पंचम स्थान का और 9वें स्थान का, ये आपस में ट्रायंगल बना तो इसको त्रिकोण कहते हैं। जातक शास्त्र कहता है त्रिकोण 2 है, 9th और पंचम, लेकिन पराशर ने कहा त्रिकोण 2 नहीं 3 है। और वास्तव में पराशर की थोड़ी बात यहाँ समझ भी आती है, क्योंकि त्रिकोण ट्रायंगल तभी बनेगा जब 3 होंगे, 2 से त्रिकोण नहीं बन सकता। तो पराशर ने त्रिकोण किस लिए कहा और जातक ग्रंथों में त्रिकोण 2 को क्यों माना, आइए इस पर थोड़ा हम विचार करें। वास्तव में जो लगन की संज्ञा है पहले वो केंद्र बता चुका है जातक परिजात इत्यादि ग्रंथ, जातक ग्रंथ में। तो केंद्र मानने के कारण उन्होंने कहा कि जिसकी केंद्र संज्ञा हो गई उसको त्रिकोण मानने के लिए, शायद संभवतः इसीलिए उन्होंने उसको त्रिकोण मानने से मना किया। लेकिन आधार लगन है, लगन आधार से पंचम और 9th के साथ त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो उन्होंने त्रिकोण 9th और पंचम 2 स्थान को ही कहा। लेकिन आचार्य पराशर ने कहा सर्वे त्रिकोण नेतारः, सर्वे त्रिकोण नेतारः, तो सर्वे का शब्द भी बहुवचनात्मक है और त्रिकोण शब्द के बाद जो नेतारः बताया, नेता, नेतारहु, नेतारः, ये बहुवचन शब्द का प्रयोग किया। तो अर्थात 2 का वहां प्रयोग नहीं है, वहां 3 या 3 से अधिक के लिए ही बहुवचन का प्रयोग होगा, जैसे संस्कृत का मूल भाषा है। तो हमने ये तय किया कि त्रिकोण पराशर के मत के अनुसार 3 है और जातक के अनुसार त्रिकोण 2 हुआ करते। तो कुल मिलाकर के ये 4 केंद्र के घर और 2 त्रिकोण के घर, ये 6 घर कुंडली के अच्छे घर हुआ करते हैं। इन घर में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो अत्यंत शुभ हो जाते हैं, और यदि पाप ग्रह बैठ जाए तो अपना पाप फल छोड़ देते हैं। तो ये तो हमें पहले कुंडली में विचार करें कि इन त्रिकोण और केंद्र के जो ये 6 घर है कुंडली में सदैव ये पॉजिटिव हुआ करते हैं। इनसे फलादेश करते हुए ये ध्यान में रखना है, पाप ग्रह इनमें बैठ जाए तो अपना पापत्व तो छोड़ देते हैं, और शुभ ग्रह बैठ जाए इन केंद्र और त्रिकोण में तो अपनी शुभता को वो बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने मूलतः केंद्र और त्रिकोण के 6 घर हमने पकड़ लिए।
और कुंडली के 6 घर बाकी बचे। अब वो 6 घर का भी क्या है, उसमें भी कौन से ज्यादा नेगेटिव है, कौन से ज्यादा सामान्य है। तो उसमें 3 घर बहुत ज्यादा अशुभ है, वो है 6, 8 और 12। उसको आचार्य ने कहा त्रिक शब्द। 6वां, 8वां और 12वां कुंडली के ये 3 घर अत्यंत खराब हुआ करते हैं। इनके स्वामी की दशा जब आती है तो भी खराब होता है। इनमें बैठे हुए ग्रह, इसमें बिशर्त ये कि अगर शुभ ग्रह इन 3, 6, 8, 12 में, जिनको हमने त्रिक कहा, त्रिक स्थान में यदि शुभ ग्रह चले जाए तो वह अत्यंत अशुभ हो जाते हैं। और यदि पाप ग्रह बैठ जाए त्रिषणाय में या त्रिक स्थान में, मंगल है, शनि है और राहु केतु है, तो ये शुभत्व को प्राप्त करते हैं। तो अर्थात इसमें पाप स्थानों में पाप ग्रह बैठने पर पाप का फल को कम कर देते हैं, अर्थात पापत्व तो नष्ट हो जाता है उसका। तो वहां पाप ग्रह भी शुभ फल देना शुरू कर देते हैं 6, 8 और 12 में। इसको तो त्रिक शब्द से प्रयोग किया, लेकिन त्रिषणाय कहा प्राशन ने। पतयः त्रिषणाय नाम यदि पाप फल प्रदा। आचार्य प्राशर का मतलब सीधा दशा से संबंध है, क्योंकि बृहद प्राशर होरा शास्त्र है, लघु पराशरी है, ये ऐसे ग्रंथ है, इसमें दशा का ही विचार विमर्श किया गया। तो आचार्य प्राशर का मतलब था जब त्रिकोण की दशा आती है, सर्वे त्रिकोण नेतारः ग्रह शुभ फल प्रदा। त्रिकोण के ग्रहों की जब दशा आती है, त्रिकोण के स्वामियों की जब जब जातक को दशा मिलती है तो वो शुभ फलदायक होती है, और जब त्रिषणाय की दशा मिलती है तो उपाप फल देती है। अर्थात त्रिषणाय का अर्थ सीधा है, 3 मैंने 3, षण मैंने 6, आय मैंने 11। तो 3, 6, 11 के मालिक की जब जब दशा आती है जातक को तो वो पाप फल देती है। ये पाप फल हम कैसे जान सकते हैं, इसके लिए हमें एक एक लगन पर हमें विचार करना पड़ेगा। अभी हम थोड़ी देर में अग्रिम वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक लगन के लिए कौन सा ग्रह पापी है, कौन सा ग्रह शुभ है। ये मेष से लेकर मीन तक 12 लगनों का हम आपके साथ इस चर्चा को करेंगे, ताकि आपको सरलता से ज्योतिष आ जाए। मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचाने का एक उद्देश्य है कि आप अच्छा ज्योतिष खुद जाने। इस भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र अत्यंत प्राचीन शास्त्र है, अत्यंत गूढ़ रहस्य है। हल्के में ना जान करके आपके जीवन में कोई मिसगाइड ना करे आपको, इसके खुद ज्योतिष थोड़ा जाने। तो उस उद्देश्य से मैं आप तक अपने वीडियो अपने पहुंचा रहा हूं, ताकि आप फलादेश करना अपना जान सके। आइए फिर इस त्रिषणाय की बात हमने की, त्रिक की बात कर दी। एक इसमें तो हमें पता लग गया कि 6, 8, 12 3 घर अत्यंत अशुभ है। 6, 8, 12 के साथ तीसरा और 11वां घर तो और जुड़ गया। तीसरा 6ठा तो कॉमन आ गया त्रिषणाय में, लेकिन त्रिषणाय में तीसरा और 11वां और जुड़ गया। तो 6, 8, 12 के अलावा तीसरा और 11वां और हो गया पापी। तो कुल पाप घर हो गए हमारे पास 5। और दूसरे घर को भी जैसे घर का, उस दूसरे घर का स्वामी जैसे के साथ होगा उसका भी ऐसा ही फला हुआ करता है। तो दूसरे घर को भी अशुभत्व में रख दिया गया। तो 6 घर कुंडली के अत्यंत शुभ हो गए और 6 घर कुंडली के खराब फल देने वाले हुआ करते हैं। उन 6 खराब वालों में भी 3 ज्यादा खराब है, 6, 8, 12, और तीसरा 11वां और दूसरा घर ये सामान्य अशुभ हुआ करते हैं। अर्थात तीसरे में अत्यंत शुभता अशुभता नहीं है, 11वें में पापी होने पर, वो उस दशा का स्वामी होने पर तो दोष जरूर लगता है, लेकिन 11वें में बैठने पर ग्रहों का अशुभत्व कम हुआ करता है। तीसरे में बैठने पर अशुभत्व कम हुआ करता है शुभ ग्रह का भी, और दूसरे में तो कह रहे है ही नहीं, दूसरा का स्वामी और दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह तो शुभ फल ही प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने कुंडली के उन 12 घरों की चर्चा की। इन 12 घरों में ही सारा का सारा मानव जीवन है। देखिए, व्यक्ति पैदा होता है तो लगन लगाते हैं हम। अच्छा, ये लगन क्या होता है, पहले हम लगन की थोड़ी परिभाषा सुनिए। हमें ऐसा लगता है कि जब जहां जिस स्थान पर रहते हैं हम, उस स्थान से जब हम अपने ईस्ट की तरफ देखते हैं, पूर्व की तरफ देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि आकाश और धरती का मिलन हो रहा है। लेकिन मित्रों, ये मिलन नहीं होता। इस क्षेत्र को कहते हैं क्षितिज, ज्योतिष की भाषा में। उस क्षितिज पर ऐसा लगता है कि यहाँ आकाश और धरती का मिलन हो रहा है। उस धरती क्षितिज के उस पूर्व भाग में जन्म के समय जो राशि होगी वही लगन हुआ करता है। प्रातः काल उदाहरण के लिए, अगर हम अप्रैल में जन्म लेते हैं तो उस वक्त वहां मेष, सूर्योदय के समय वहां मेष राशि रहेगी तो मेष लगन होगा। जो सूर्योदय के समय अप्रैल में जन्म होगा, 15 मई से 15 जून के बीच जन्म होता तो वहां प्रातः काल वृषभ राशि होगी तो वृषभ लगन होगा। वो लगन दिन भर 12 चलते हैं,
और 24 घंटे में फिर से वो वृषभ दूसरे दिन भी होगा। थोड़ी देर 2 घंटे बाद मिथुन आएगा, 2 घंटे बाद कर्क आएगा। वो आगे आगे राशि खिसकती रहेगी और उसी क्षितिज पर दिन भर में 12 राशियां आती है 24 घंटे के अंदर अंदर। उसको लगन कहते हैं। संस्कृत में इसको कहा लगतीति लग्नम क्षितिजस्य पूर्व भागे जन्म काले या राशि उदय सा लगन शब्देन उच्यते। अर्थात क्षितिज के उस पूर्व भाग में जिस राशि का उदय हुआ करता है उसको लगन कहते हैं। ये लगन अलग अलग इसीलिए हुआ करते हैं। पूरे मानव समाज में जो लगन है वो 12 ही होंगे। किसी ना किसी जातक का जन्म इन्हीं 12 लगनों में से हुआ करता है। तो आज यदि हम अगस्त की बात करें, अगर हम इस 10 अगस्त की आज बात कहें तो आजकल सूर्य कर्क में है, तो प्रातः काल सूर्योदय के समय कर्क लगन ही क्षितिज के पूर्व भाग में होगा। जिस राशि में सूर्य हुआ करते हैं प्रातः काल क्षितिज के पूर्व भाग में वही राशि होगी। ये ध्रुव सत्य है। अर्थात लगन उस वक्त पहला लगन सूर्य से हुआ, सूर्योदय के साथ उसी राशि का होता है जिस राशि में सूर्य होते हैं। सूर्य मेष में कब होते हैं? बैसाख महीने में। जेठ में कहाँ होते हैं? वृषभ में। आषाढ़ में कहाँ होते हैं? मिथुन में। अभी सावन चल रहा है तो कर्क में है। आगे भादो में किस में राशि में जाएंगे? सिंह में। असौज में, कन्या में। इसी तरह कार्तिक में तुला राशि में। मार्गशीर्ष में वृश्चिक राशि में। और आगे मार्गशीर्ष के बाद तो पौष महीना आएगा तो धनु राशि में। माघ महीना आएगा तो मकर राशि में। कुंभ महीने में सूर्योदय सूर्य कुंभ राशि में हमारे फाल्गुन में आएंगे। और चैत्र महीने में सूर्य मीन राशि में हुआ करते हैं। इस तरह से 12 महीनों में सूर्य का संक्रमण 12 राशियों में होता है। इसको संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण काल को संक्रांति कहते हैं। प्रायः ये संक्रांति, जैसे अभी 16 अगस्त को संक्रांति आएगी, प्रायः ये 15-16 तारीख के आसपास आती है। तो जनवरी फरवरी में ये 13-14 तक आ जाती है, पीछे को हटती है। जुलाई अगस्त में ये 16-17 तक चली जाती है। बीच में ये अप्रैल मई में कई बार ये 15 तारीख के आसपास भी आती है। तो जल्दी से जल्दी संक्रांति 13 फरवरी में 12-13 तक आ सकती है और जुलाई अगस्त में ये 16-17 तारीख तक जाती है। हर महीने में इन्हीं दिनों में इन्हीं तारीखों में संक्रांति हुआ करती है। तो ये संक्रांति के विषय में भी बहुत महीना हमारा जितने भी मुहूर्त इत्यादि काल है उसमें सूर्य से ही प्रविष्टा जो चलता है। पंजाब में, हिमाचल में, उत्तर भारत में प्रविष्टा जो देखते हैं हम, ये सब किससे देखे जाते हैं? संक्रांति से देखे जाते हैं। जिस दिन संक्रांति हुई उसका पुण्य काल भी उसी दिन हुआ करता है। आइए संक्रांति की चर्चा कर रहे हैं तो संक्रांति का पुण्य काल के विषय में भी थोड़ी बात करते हैं। हम प्राय देखते हैं हमारे खास करके पर्वतीय प्रदेशों में, जैसे मकर संक्रांति का पुण्य काल है, मेष संक्रांति का पुण्य काल है। ये बड़ी संक्रांतियां मानी जाती है, शुभ संक्रांतियां मानी जाती है। इसमें नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान, देवताओं के स्नान कराए जाते हैं। लेकिन प्राय कई जगह ऐसा हुआ करता है संक्रांति हुई नहीं, प्रवेश सूर्य अभी हुए नहीं है, स्नान प्रातः काल नदी में कर लेते हैं। मकर संक्रांति जैसे प्राय अब 13 तारीख की जगह 14 तारीख होने लगी, 14 तारीख को भी रात में हो रही है। तो जो पुण्य काल है ये पूर्व या परा षोडश घटी का होता है। मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो 40 घटी हुआ करता है। वो पूर्व परा कब होता है? यदि रात्रि में संक्रांति हो रही है तो अगले दिन पुण्य काल जाएगा या मध्याह्न उत्तर होगा। ये सब पंचांगों में लिखा होता है। लेकिन हम पंचांग को ना देखे हुए समाज की एक परिपाटी चल रही है, जहाँ 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है, इसलिए स्नान करने चले जाओ। सुबह 5 बजे नदी में जाके स्नान कर देते हैं, रात को सूर्य प्रवेश होगा 9 बजे। तो उस सुबह का जो 5 बजे का स्नान हुआ वो मकर का नहीं हुआ, वो धनु के सूर्य भी स्नान हो गया, वो उसका पुण्य काल नहीं था। खैर संक्रांति पर कभी और से विशेष चर्चा करेंगे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम 12 लग्नों में कुंडली को देखना जाने और कुंडली को हमें देखना आना चाहिए। हमें कुंडली अच्छी तरह से कैसे जाननी है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आइए पहले मैं इन 12 भाव के बारे में आपको मैंने चर्चा में 12 घर बताए, 12 भाव बताए, 12 स्थान बताए, 12 हाउसेस बताए। ये कुछ शब्दों में घर भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, स्थान भी कहते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए। सिर्फ राशियां यहाँ अलग अलग होती है। इस इन भावों में, इन घरों में, इन स्थानों में जो नंबरिंग होगी
उसके अनुसार वहां वहां राशि होगी। अगर हमने बोला कि आज प्रातः काल कर्क लग्न है, तो हमारा जो प्रथम स्थान था वहां 4 नंबर लगेगा। जिस व्यक्ति का धनु लगन है तो उसका लगन 9 नंबर से स्टार्टिंग होगा। तो जिसका कन्या लगन है उसका 6 नंबर से स्टार्ट होगा। तो 6 नंबर वहां लगन में प्रथम घर में लगेगी। तो अतः घर फिक्स हो गए, राशियां वहां परिवर्तनशील हुआ करेगी, राशियां वहां बदलती रहेगी।